मानव दो ही तरीके से न्याय करता है। या तो अवसरवादी तरीके से न्याय करता है जो कि नासमझी बस होता है, या फिर समझदारी के बाद ज्ञान संपन्न होकर के न्याय करता है, जो अवसरवादी ना होकर के, शीघ्र परिणामी ना होकर के, जो गुरु मूल्यन की ओर है, जो तृप्तिदायक है, जिससे एक से अनेक तक पोषण होता है। इस तरह के व्यवहार को मानव सहज न्याय कह रहे हैं। और ये कहने की कोशिश की जा रही है कि मानव की तृप्ति जो है वो मानव सहज न्याय से ही होगी। किसी और तरह के व्यवहार करने से मानव तृप्त नहीं हो सकता। किसी को अलग 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 ढंग से बाबा ने बताया है, और ये भी बताया है कि व्यवहार करने में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, और वो रोल है शरीर का, ना प्राण का, हृदय का, ना मेधस का, पूरे शरीर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। तो अब इससे आगे पढ़ते हैं। लघु मौलिकता से गुरु मौलिकता की ओर। हम लोग पेज 107। लघु मौलिकता की ओर गति को विकृत परिणाम, परिपाक एवं फल की हेतुक संज्ञा है। तो हम लोगों ने कल भी चर्चा की कि जो फल है वो लगभग इमीडिएट है, परिपाक ऐसा फल है जो एक समय के बाद आता है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म यदि हम कहें। तो कुछ लोगों ने कहा था कि लघु मौलिकता से गुरु मौलिकता, और जो बौद्धिक अंतर है, तो सारा बौद्धिक क्षेत्र में जो अंतर है वो अमानवीयता से मानवीयता। अमानवीयता में तो बौद्धिक स्तर पे, इंटेलेक्चुअल लेवल पर, या जो मन वृत्ति चित्त है, और इवन जो अवधारणा है, क्योंकि अवधारणाएं क्रम से बनती हैं तो अंतर रहता ही है जब तक कि हम उस ट्रांजिशन को ना पूरा कर लें, जो क्रियापूर्णता जिसको कहा जा रहा है, जिसको अनुभव मूलक है ना, या अनुभव संपन्न ना हो जाए, ऐसा हमारा कार्य व्यवहार ना हो जाए, विचार ना हो जाए, तब तक अंतर बना रहता है। और ये लघु मौलिकता से गुरु मौलिकता की जो गति है, प्रगति है, उसको सुकृत परिणाम, या जो शोषणकारी है उसको विकृत, और जो पोषणकारी गति है एक से अनेक तक की, उसको सुकृत परिणाम कह रहे हैं। मानवीय व्यवहार की दृष्टि, स्वभाव एवं विषय के आधार पर, मानवीय व्यवहार की दृष्टि, स्वभाव एवं विषय के आधार पर सामाजिकता का निम्न अनुसार वर्गीकरण किया गया है। तो मानवीयता, अतिमानवीयता और अमानवीयता, इसकी अपन चर्चा पिछले अध्यायों में अच्छे से कर चुके हैं। फिर भी तो मानवीय दृष्टि क्या है ना, तो धीरता, वीरता, उदारता मानवीय दृष्टि है। एक हम रेफरेंस को पहचान ले रहे हैं ना, मानवीयता को पहचानने के साथ ही जब उस रेफरेंस को पहचानते हैं तो उसके रेफरेंस में हम जो बात कर रहे हैं, जो ऐसी दृष्टियां नहीं हैं जिसको दीनता, हीनता, क्रूरता कह रहे हैं ना, उसको फिर अमानवीय दृष्टि कह रहे हैं। और इस रेफरेंस से अधिक जो है, जो ऐसे रेफरेंस को लोगों में स्थापित कर पाता है, ऐसे दृष्टियों को हम अतिमानवीय दृष्टि या अतिमानवीय स्वभाव या अतिमानवीय विषय कह रहे हैं। तो तीन स्थितियों की बात कर रहे हैं। एक जो स्टैंडर्ड है, जो मानवीयता है, तो स्टैंडर्ड कहाँ से आया कि मानव सुखपूर्वक ही जीना चाहता है, मानव हमेशा हार्मोनी में जीना चाहता है। उस स्टैंडर्ड को लेकर के जो चिर अपेक्षित चाहत है मानव की, उस स्टैंडर्ड को हम लोग अपन यहाँ पर मानवीय स्टैंडर्ड कह रहे हैं। उससे जो नीचे का स्टैंडर्ड है, जिसमें मानव क्षणिक सुख और दुख को झेलता रहता है ना, अपने संबंधों का निर्वाह नहीं कर पाता, अपनी ही अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाता है, उसको अमानवीयता कह रहे हैं, है ना। और जो ऐसा ऐसा दृष्टि, स्वभाव और विषय जो दूसरों में मानवीयता को स्थापित करने में सहयोगी हो पाता है, उसको अतिमानवीय। बहुत ही बढ़िया स्पष्ट ढंग से मुझे लगता है अब हम सबको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि देखो, मानवीयता की जो पोषक दृष्टि, गुण, स्वभाव और विषय वाली इकाई को मानव की संज्ञा, अति मानवीयता की जो पोषक
दृष्टि गुण स्वभाव विषय वाली इकाइयों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया, देव मानव और दिव्य मानव। तो मानवीय व्यवहार की दृष्टि हम सबको स्पष्ट हो गई, धीरता वीरता उदारता। स्वभाव के रूप में देखेंगे तो स्वभाव स्पष्ट हो गया, धीरता वीरता उदारता। दृष्टि के रूप में देखेंगे तो न्याय धर्म और सत्य की दृष्टि। मानवीय व्यवहार में, मानवीयता में न्याय प्रधान रूप में धर्म और सत्य रहता है, क्योंकि सच्चाई तो मानव को भी पूरी समझ में आती है, अनुभव तो रहता ही है, तो सत्य रहता ही है, धर्म रहता ही है, प्रधानता जीने में न्याय की रहती है। ऐसे ही विषय में यदि देखेंगे तो पुत्रेषणा वृत्तेषणा लोकेषणा या धन बल जन बल और यश बल कामना, है ना। यहाँ पर क्या अंतर हो गया है, अभी का जो हमारा धन की चाहत है वो संग्रह और सुविधा के लिए है, जन की चाहत भी उसी लिए है, यश की चाहत भी उसी लिए है। जबकि मानवीयता में जो धन चाहिए, जन चाहिए, यश चाहिए, ये व्यवस्था के लिए चाहिए, व्यवस्था में भागीदारी के लिए, और अति मानवीयता में व्यवस्था को स्थापित करने के लिए। तो इस तरह से तो देव मानव और दिव्य मानव में क्या अंतर हो जाता है, देव मानव यश बल प्रधानता से जीता है ना। स्वभाव उसका विषय देखेंगे, स्वभाव देखेंगे तो दया प्रधान कृपा और करुणा है, और दृष्टि देखेंगे तो धर्म प्रधान दृष्टि है। और ऐसे ही दिव्य मानव में सत्य प्रधान दृष्टि है, उसमें धर्म और न्याय समाया ही है ना। हर इस ढंग से देखेंगे तो गुरु मूल्य में लघु मूल्य समाया रहता है ना। और दृष्टि देखेंगे यदि दिव्य मानव में तो यहाँ पर सत्य प्रधान हो गई, और विषय सिर्फ सत्य है, सह अस्तित्व ही मात्र मेन ऑब्जेक्टिव रह जाता है, जिसके लिए सारी क्रियाशीलता करुणा प्रधान स्वभाव के द्वारा बनी रहती है। दया कृपा करुणा का यदि उदाहरण देखना चाहें तो मुझे ये बढ़िया लगता है कि किसी में वस्तु, एक है पात्रता विकास करना, एक है योग्यता विकास करना, और पात्रता योग्यता दोनों ही जिसमें ना हो, दोनों का विकास करना करुणा है। इस तरह से दया कृपा और करुणा में अपन अंतर देख सकते हैं। अमानवीयता की पोषक दृष्टि गुण स्वभाव और विषय वाली इकाइयों को भी दो श्रेणी में वर्गीकृत किया, और वो दो श्रेणी है पशु मानव और राक्षस मानव। इसकी हमें लगता है हम लोग पहले चर्चाएं काफ़ी कर चुके हैं। पशु मानव में दीनता प्रधानता दिखाई देती है, और राक्षस मानव में क्रूरता प्रधान दिखाई देता है। ये भी बहुत स्पष्ट है कि एक ही व्यक्ति पशु और राक्षस में बदलता रहता है, ये कोई 100% पशु 100% राक्षस नहीं रहता। वही व्यक्ति किसी के सामने गिड़गिड़ाता है, दीनता याचना करता है, अपने सुखी होने के लिए दूसरों पर आश्रित रहता है, वही व्यक्ति दूसरी स्थितियों में, परिस्थितियों में, दूसरे समय में, एक ही दिन में अपने को कहीं कहीं क्रूरतापूर्वक व्यक्त होता है। इस तरह से एक वेरिएशन दिखता है, क्योंकि ये पद अनित्य पद हैं ना अमानव में, ये इनमें वेरिएशन परिणामवादी है और समय के अनुसार, स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। जबकि जो न्याय धर्म सत्य वाला है वो नित्यवादी है, वो बना ही रहता है, इसीलिए उसमें निरंतरता पाई जाती है। मानव जागृत, अब देखिए मानव कैसा है, मानव जागृत है। अति मानव क्या है, पूर्ण जागृत है, और अमानव अजागृत इकाई है। ये इनमें अपने को वेरिएशन दिखाई दे रहा है। तो मानव स्टैंडर्ड है, कह रहे हैं वो जागृत हो गया है। किस चीज़ों के प्रति जागृत हो गया, सच्चाइयों के प्रति उसकी अवेयरनेस आ गई है, में आ गई। व्यवहार के प्रति जागृत हो गया, समृद्धि के प्रति जागृत हो गया, प्रकृति के प्रति जागृत हो गया। और अति मानव पूर्ण जागृत, अर्थात ये जो अजागृत इकाइयां हैं और जो जागृत इकाइयां हैं उनको भी मार्गदर्शन देने में समर्थ है। इस तरह से अंतर अपन देख सकते हैं। शोषण तथा पोषण भेद से ही मानव गुरुमूल्य व लघु मूल्यन प्रक्रिया को संपन्न करता है। तो शोषण तथा पोषण भेद से, तो अपन ने पहले भी बात की, गुरु मूल्यन का मतलब है जो अपने से कम का पोषण कर पा रहा है, स्वयं का भी पोषण कर रहा है। और लघु मूल्यन का मतलब है जो शोषण कर रहा है, एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है। क्योंकि अपनी बात हुई थी मानव इन तीनों अवस्थाओं से, माने पदार्थ, प्राण और जीव अवस्था से अधिक विकसित है। लेकिन विकसित होने का मतलब होता है पोषण में सहयोगी हो पाना ही अपने विकास का प्रमाण है। शोषण में
शोषण करने से ये तो पता लगता है कि ये विकसित है, लेकिन विकसित होने का प्रमाण नहीं दे पा रहा है। इस अर्थ में अपन इस अब देखिए, बहुत ही मजेदार सूत्र है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लघुत्व का गुरुत्व पर, संकीर्णत्व का व्यापकत्व पर, अल्पत्व का बृहदत्व पर, व्यष्टित्व का समष्टित्व पर, दुर्बल का सबल पर, अक्षम का सक्षम पर, अनाधिकारी का अधिकारी पर आक्रमण पूर्वक अधिकार पाने का प्रयास सफल नहीं होता, तदनुसार अवसरवादिता न्यायवादिता पर सफल और सिद्ध नहीं है और ना होगा। बहुत ही गजब का सूत्र है। लघुत्व का गुरुत्व पर, माने जो लघु है, जो शोषणवादी है, वो पोषणवादी पर, संकीर्णत्व का व्यापकत्व पर, जो संकीर्ण है ना, इसको दो ढंग से देख सकते हैं, इकाई का व्यापकत्व पर, हाँ, या जो स्वार्थ में चल रहा है उसका जो परमार्थ कर रहा है उसके ऊपर, अल्पत्व का बृहदत्व पर, जो छोटा है उसकी बड़ी इकाई पर, व्यष्टित्व का माने इंडिविजुअल इकाई का समष्टित्व पर, संपूर्णता है उस पर, दुर्बल का सबल पर, जो कमजोर है उसका जो अधिक बलशाली है उस पर, अक्षम का सक्षम पर ना, जो कम क्षमता के साथ है उसका अधिक क्षमता वाले पर, है ना। सक्षम माने जो न्याय कर पाता है, मानव पर माने अमानव का मानव पर, अनाधिकारी का अधिकारी पर, आक्रमण पूर्वक अधिकार पाने का प्रयास सफल नहीं होता। जो मैं कल बोल रहा था, ऐसे लोग जो अधिकार अपने से अधिक पर अधिकार पाने का प्रयास करते हैं आक्रमण पूर्वक भी, तब भी वो सफल नहीं होता। अर्थात जो मानव है उस पर अमानव अधिकार पूर्वक, आक्रमण पूर्वक भी उस पर अधिकार पाले, ये संभव नहीं है, ऐसा अस्तित्व का डिजाइन नहीं है। तो अधिकतर लोग जो ये माने रहते हैं कि समझदार लोग दुखी हैं, ये एक्चुअली समझदारी नहीं है, वो संवेदनशील हैं, संज्ञानशील नहीं है, इसलिए उनको ऐसा दिखाई देता है ना। तो क्योंकि ठीक से समझे नहीं है समझदारी को, अज्ञान संपन्न नहीं हुए, पहले ही अपने को समझदार मान लिए, इसलिए ऐसा उनके ऊपर आक्रमण पूर्वक दूसरे लोग सफल हो जाते हैं, है ना। तो सच्चाई ये है कि मानव पद पर उससे जो कम, क्योंकि सिद्धांती है, जो अधिक श्रेष्ठ है उस पर कम श्रेष्ठ अधिकार नहीं कर सकता। इस अर्थ में इसको बाबा ने बहुत ही अलग अलग एंगल से इसको लिखा है, इसीलिए कह रहे हैं तदनुसार, इस प्रकार अवसरवादिता न्यायवादिता पर सफल और सिद्ध नहीं है और ना होगा। ये आज भी नहीं है, भविष्य में भी नहीं होना है। तो हम न्याय करेंगे तो फंस जाएंगे, ऐसी कोई संभावना नहीं है। न्याय करने वाला मानव अमानव से अधिक श्रेष्ठ रहता है। इतना ही है कि वो अमानव का शोषण नहीं करता है, बल्कि उनका पोषण करता है। इसीलिए अमानव भी मानव का सम्मान करने के लिए या उस जैसा बनने के लिए लालायित रहते हैं, प्रतीक्षित रहते हैं। ये समझ में आता है। इसी अर्थ में मानव पद की प्रतिष्ठा है, या ज्ञान की प्रतिष्ठा है, या न्याय की प्रतिष्ठा है, ऐसा कहा जा रहा है। बढ़िया, किसी ने अच्छा सवाल पूछा है ना बाबू भाई। इसको पूरा करने के बाद अपन इस पर चर्चा करेंगे। भारत इतने वर्ष यदि गुलाम रहा, एक्चुअली हमें उल्टा करना चाहिए। हम क्या करते हैं, जैसे हमें मानते हैं कि हम समझदार हैं और फिर दुखी हैं, हम इसको नहीं छोड़ पा रहे कि इसका मतलब हो सकता है हम समझदार नहीं हैं, है ना। उसकी वजह हम क्या बार बार कह रहे हैं, देखो हम समझदार हैं फिर भी दुखी हैं। तो यदि हम गुलाम रहे, इससे उल्टा निष्कर्ष निकालना चाहिए, शायद अपने में कुछ कमी रही होगी। क्योंकि श्रेष्ठ, यदि हम मानव पद में रहे होते, अमानव मानव पर अधिकार नहीं कर सकता। मानव किसी भी अमानव का किसी भी देश काल स्थिति परिस्थिति में गुलाम नहीं रह सकता। इसकी कोई अस्तित्व में व्यवस्था नहीं है। इसका मतलब अपने को सोचना पड़ेगा कि उसके बावजूद भी यदि हम अपने को ये कहना चाहते हैं, है ना, कि हम श्रेष्ठ थे, इसको अच्छे से मन लगा के इस पे अपने को विचार करना चाहिए, तभी ये स्पष्ट होगा। उपरोक्त अनुसार ही एक व्यक्ति द्वारा कुटुंब के, एक कुटुंब द्वारा समाज के, एक समाज द्वारा राष्ट्र के,
एक राष्ट्र द्वारा विश्व के साथ न्याय सम्मत व्यवहार तथा अनुसरण प्रणाली है। ऐसे ही डिजाइन है ना। क्या डिजाइन है कि जो बृहद है वो दूसरे के साथ उसको मार्गदर्शन करने में जो नेचुरल डिजाइन है वो यही है। कुटुंब व्यक्ति का, समाज कुटुंब का, राष्ट्र समाज का, विश्व राष्ट्र का, है ना। इस ढंग से ही उनको मार्गदर्शन करना चाहिए। इसी ढंग से अनुसरण प्रणाली से स्वर्गीयता का अनुभव जागृत मानव परंपरा में ही है। अभी की स्थिति में नहीं कह रहे हैं, है ना। अभी अजागृत स्थिति में तो व्यक्ति ही, क्योंकि परंपराएं ठीक नहीं है, व्यक्ति ही तो अनुसंधान पूर्वक इसको स्थापित करेगा सच्चाइयों को, या कुटुंब। अभी अभी प्रक्रिया कैसे चलेगी? व्यक्ति, कुछ परिवार, फिर समाज, ऐसे अभी ऐसे प्रक्रिया चलेगी। और एक बार व्यवस्था स्थापित हो जाती है उसके बाद ये जो प्रक्रिया है जागृत मानव प्रणाली में, जहाँ पर कुटुंब व्यक्ति का, समाज कुटुंब का, राष्ट्र समाज का, विश्व राष्ट्र का, उनके मार्गदर्शन करता है। और ये सब व्यक्ति कुटुंब एक अपने से बड़ी इकाई का अनुसरण प्रणाली से चलते हैं। इसमें ही स्वर्गीयता का अनुभव होता है। इसलिए सिद्ध है, यह इसलिए भी सिद्ध है, गुरु मूल्य को लघु मूल्य में समाहित नहीं किया जा सकता, है ना। इसलिए ये भी इससे निकल के आता है कि जब एक व्यक्ति अनुसंधान कर लेता है तो वो अनेक व्यक्तियों को दबाव पूर्वक काम नहीं कर सकता है। कि स्वतंत्रता हर व्यक्ति में, कुटुंब में, समाज में ये बनी रहती है कि ये जो आया हुआ प्रस्ताव है उसको स्वीकारने का हर व्यक्ति की कर्म स्वतंत्रता बनी ही रहती है। इसका हनन नहीं किया जा सकता। जब इसको एक दूसरे व्यक्ति, कुटुंब, समाज स्वमूल्यांकन पूर्वक इसको श्रेष्ठ पाते हैं, फलतः इसका अनुसरण करते हैं और समाज में एक जागृत मानव परंपरा माने एक ऑर्गेनिक विधि से स्थापित होती है। इसको शासन विधि से, दंड विधि से, है ना, स्थापित, प्रलोभन विधि से स्थापित नहीं किया जा सकता। इसीलिए ये एक दूसरे ढंग से देखेंगे तो हमें ये लग सकता है कि ये स्लो प्रोसेस है, बट यही सही प्रोसेस है और स्थायी प्रोसेस है। जितने भी फास्ट ट्रैक प्रोसेसेस हैं वो स्थायित्व के साथ नहीं है, वो अवसरवादिता के साथ हैं, शीघ्र परिणामी हैं। जो ज्ञान परंपरा है ये चूंकि अपनी ही जागृति, व्यक्तियों की जागृति के साथ ही शुरू होती है। इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल एक सूत्र आया है। आप जो आगे जब बाकी किताबों का अध्ययन करेंगे तो बाबा कह रहे हैं सामाजिकता क्या है? समाज में अनुभव संपन्न व्यक्तियों की संख्या का बढ़ना ही सामाजिकता है। क्या गजब बात है ना। तो मानवोचित नियम पालन प्रक्रिया व नीति को अनुकूल तथा इसके विपरीत को प्रतिकूल आचरण की संख्या। तो अनुकूल आचरण, प्रतिकूल आचरण क्या है? जो मानव उचित अर्थात जो मानवीयता सम्मत, है ना, नियमों का पालन है, जो बौद्धिक नियम, तो अपन इसे या सरलता, अभयता, ज्ञान कह रहे हैं, असंग्रह, और सामाजिक नियम तो स्वतंत्र, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्यक्रम कह रहे हैं, और प्राकृतिक नियम जिसमें प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखते हुए मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर ले। इस तरह का जो मानवोचित नियम पालन प्रक्रिया ही को ही अनुकूल प्रक्रिया है। ऐसी नीति को अनुकूल नीति। अब बाकी जो इसके विरोध में है, इसके अगेंस्ट है, अच्छी बात क्या है? इसके अगेंस्ट होने से मानव, एक से अनेक मानव स्वयं ही अपने में दुख का अनुभव करते हैं, पीड़ा का अनुभव करते हैं, अव्यवस्था की पीड़ा से संपन्न रहते हैं, फलस्वरूप इसको बदलना चाहते हैं, इसीलिए बदलता भी है। नियम ही न्याय है, न्याय ही ज्ञान है, ज्ञान ही विवेक व विज्ञान है, विवेक एवं विज्ञान ही समाधान है, समाधान ही नित्य सुख एवं पूर्ण है, सत्य ही नियंत्रण है और नियंत्रण ही नियम है। इस तरह से यदि अपन देखेंगे, इस पे काफ़ी चर्चा हुई है ना। फाइनली यदि पूरे एक ही उसमें देखेंगे तो अस्तित्व में एक ही नियम काम कर रहा है प्रधान रूप में। तो सत्य भी कह रहे हैं कि अस्तित्व सह अस्तित्व, मूल नियम जो है वो सह अस्तित्व का ही है ना। तो सह अस्तित्व रूपी नियम ही बेसिकली मानव मानव की परस्परता में न्याय के रूप में है, और मानव में ज्ञान है जिसमें दो पक्ष आते हैं, विज्ञान और विवेक। एक जो है विवेक जो है वो लक्ष्य को निर्धारित करता है,
और विज्ञान उस लक्ष्य तक कैसे पहुंचना है इसकी दिशा को निर्धारित करता है। इसको मिला करके ही समाधान कह रहे हैं, और यही नित्य सुख है, यही नित्य सुख है। बिल्कुल आवाज बढ़ाते हैं भैया। सत्य ही नियंत्रण है, अर्थात ज्ञान ही फाइनली मानव में नियंत्रण का कारक है, और नियंत्रण ही फाइनली उसमें नियम के रूप में। अभी ठीक है आवाज? रूप, बल, पद एवं बुद्धि वैयक्तिक संपत्ति है। इनकी सफलता इनके सदुपयोग से ही है, जो सामाजिक तथा बौद्धिक नियम पालन से ही संभव है ना। ये मैंने अभी आपको बताया। तो बढ़िया। तो जो बौद्धिक नियम है, रूप नहीं, जो रूप, बल, पद एवं बुद्धि है ना, ये क्या चीज है? ये वैयक्तिक संपत्ति है ना। ये व्यक्ति विशेष की संपत्ति, उसकी 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 संपत्ति है, और इनकी सफलता इनके सदुपयोग से ही है। तो रूप एक किसी व्यक्ति का है, बल उसका खुद का है ना, इसमें शारीरिक बल, मनोबल। पद जो समाज तय करता है, और बुद्धि है ना, ये उसकी पद। इसमें यहाँ पे जब पद की बात कर रहे हैं तो मानव पद, जो अस्तित्व सहज पद है, उसकी बात कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ जो पद है, जो समाज द्वारा दिया गया पद है, वो सामाजिक है, सामाजिक संपत्ति है। यहाँ जो बल कह रहे हैं, यहाँ पे धन बल नहीं कह रहे हैं, जो शरीर बल है और जो मनोबल है उसको कह रहे हैं। जो धन बल है जो आगे आएगा, वो सामाजिक संपत्ति है ना। तो यहाँ पर जो रूप है, क्योंकि हर रूप सुंदर रूप है ना, हर रूप एक अपने आप में सुंदरता के साथ है। हर माँ को इसीलिए अपना बच्चा अच्छा ही लगता है ना। और आगे देखेंगे कि रूप का व्यवहार सच्चरित्रता के साथ। एक्चुअली जो रूप की जो ब्यूटी है, क्या गजब बात है। रूप की ब्यूटी क्या है? रूप की ब्यूटी उसकी सच्चरित्रता के साथ है। कितना ही रूपवान हो, चरित्र यदि ठीक नहीं है। चरित्र किसको कह रहे हैं? सुधन, सुनारी, स्वपुरुष और दयापूर्ण कार्य व्यवहार। तो कितना ही आप अपने परिवारों में भी देख सकते हैं, और आज भी अधिकतर जितने भी परिवारों में जो मनमुटाव पति पत्नी में जो देखने को मिलता है, उसके मूल में एक प्रधान कारण दुश्चरित्रता देखी जाती है ना। जितने भी केसेस पेंडिंग है उनको भी देख सकते हैं। तो जो रूप का जो रूपवान है, उसका सही रूप की जो ब्यूटी है, वो एक्चुअली उसके चरित्र से ही पता चलती है। तो सच्चरित्रता, रूप का व्यवहार सच्चरित्रता के साथ संतुलित रहता है। बल का व्यवहार दया के साथ। तो अभी जो बलशाली है, माने जो शरीर बल की जो बात कर रहे हैं, इसका व्यवहार दया के साथ है ना। अपने से कमजोर का पोषण कर पाना शरीर बल में। और मनोबल को देखेंगे तो अपने से जिसका मनोबल कम है, अर्थात जिसको न्याय की स्पष्टता नहीं है, जो दीनता, हीनता, क्रूरता में जिया है, उसकी पात्रता विकास कर पाना, उसको वस्तु उपलब्ध करा पाना, ये बल का व्यवहार, इसी को दया कह रहे हैं। तो बल का, मनोबल और शरीर बल का व्यवहार दया के साथ संतुलित देखा गया। अभी हम जो बल को मानते हैं, जो दूसरों के साथ है ना लड़ाई झगड़ा करने में काम कर ले, इसको कह रहे हैं कि ये संतुलित नहीं है और ये सफल नहीं है। ऐसे ही बुद्धि का व्यवहार दूसरों को, अभी माने जिसको अभी आज की बोलचाल की भाषा में जब अपन बुद्धि कहते हैं, भ्रमित में देखें तो बुद्धि तो भ्रमित नहीं है, इसकी अपनी चर्चा हो गई है। माने वो अपने को जो श्रेष्ठ मानना है, तो अभी हम स्मार्टनेस कह रहे हैं उसको, कि दूसरों को हम बेवकूफ़ बना देते हैं, है ना। जैसे गंजे को कंघी बेच आए, इस तरह को हम बोलते हैं कि बड़ा ही है ना, माने इंटेलेक्चुअल है या जो भी है ना, अच्छा, तो दूसरों को चूना लगा देना, जिसको बोलचाल की भाषा में कहते हैं, है ना। तो जबकि बुद्धि का व्यवहार कैसे सफल है या संतुलित है? विवेक एवं विज्ञान के साथ ही संतुलित पाया जाता है, और यही नियम और यही न्याय है। ऐसा अपने को स्पष्ट हो रहा है कि किस तरह से रूप, बल, पद और बुद्धि, यहाँ पे पद, ये अस्तित्व सहज पद की बात हो रही है, जिसको अपन कह रहे हैं कि अस्तित्व सहज पद, जो मानव पद, देव मानव पद और दिव्य मानव पद है, ये वैयक्तिक संपत्ति है। इनकी सफलता इनके सदुपयोग से ही है, और इनका सदुपयोग क्या है इसको नीचे स्पष्ट कर दिया। बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत ही अच्छा, है ना, स्पष्ट। कि जो रूप को अभी हम बार बार जितना ब्यूटी पार्लर पे दौड़ लगी हुई है, और आजकल ब्यूटी पार्लर का मतलब सिर्फ महिलाएं नहीं है ना। मैं तो मैरिजेज में अभी रिसेंटली गया था अपने ही भांजे भतीजों की, तो देखता हूँ कि सारा, आप पूरी रिसेप्शन की तैयारी कर लो, है ना, और कितने बजे का लोगों को टाइम दे दो, और वो जब फाइनली डिपेंड करता है कि ब्यूटी पार्लर वाले ने कब छोड़ा, और बाकी सारे प्रोग्राम लेट हो जाते हैं, और वहाँ पर आपका कोई चलता भी नहीं है।
क्योंकि सारा अभी हम रूप, सारी सुंदरता, रूप को हम सुंदरता से देख रहे हैं। सच्चरित्रता के साथ देखेंगे, समझ पाएंगे, एक ज्ञान संपन्न हो पाएंगे, तभी ये सारे दबाव से भी मुक्त हो पाएंगे। मैं ये भी नहीं कह रहा कि इन दबावों से अपन मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि ज्ञान ही वो ताकत है जो मानव को इस जो जो हमारे ऊपर दबाव हैं, अमानवीयता के दबाव हैं, उससे मुक्त करने में सफल हो पाता है। इससे कम में हम केवल एक संकल्प कर लें कि नहीं मैं तो संकल्प करता हूँ आज से ऐसा करूँगा, ये संकल्प सफल नहीं है, क्योंकि संकल्प तो बुद्धि की क्रिया है, और जब बोध होता है अवधारणाओं के आधार पर ही संकल्प मानव बना पाता है। सुरेंद्र पाल भाई कह रहे हैं बढ़िया, धन्यवाद। जो अपने से आगे के लोग जब उत्साहवर्धन करते हैं तो अच्छा ही लगता है, बहुत बढ़िया। तो उक्त व्यवहार न्याय आश्रित होने पर ही सफल है, अन्यथा अवसरवादिता है। तो ये जो सारा का सारा व्यवहार है, जब ये न्याय के आश्रय में होता है तभी सफल हो पाता है, अन्यथा तो अवसरवादिता है और उससे क्लेश ही पैदा होता है। अब जब यहाँ पर जब बात कर रहे हैं नीचे, जन धन एवं यश, यह कौटुंबिक और अखंड समाज की खंडित समाज की नहीं है ना। तो जनबल किस लिए है? सामाजिक व्यवस्था की। धन किसके लिए? सामाजिक व्यवस्था। यश किसके लिए? ये बहुत ही गजब है। देखिए अभी हम जो यश मानते हैं, अखबार में नाम छपना, ये यश नहीं है। इसलिए कई लोग ये भी बोलते हैं कि बाबा लोग है ना परिचय शिविर करते हैं, तो अधिकतर तो ये होता है कि दिव्य मानवीयता, हमें लगता है हमारे में तो सारे गुण देव मानव, दिव्य मानव और मानव के ही हैं। धीरे धीरे पता लगता है कि ठीक मूल्यांकन करने पर कि जर्नी शेष है, हमारे में बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं ही, संवेदनशीलता के रूप में भी हैं, कुछ कुछ अच्छी हमारी प्रवृत्तियों के रूप में भी है, हमारी सामाजिक धरोहर के रूप में भी है, हमारे कौटुंबिक धरोहर के रूप में भी है। लेकिन ये पता लगता है कि अभी जर्नी शेष है, और वहाँ से ही एक जिज्ञासा और हमारी जर्नी शुरू होती है ना। इसलिए बाबा एक सूत्र लिख रहे हैं, अपन पढ़ चुके हैं आगे, स्वयं का मूल्यांकन कर लो, फलतः दुखी प्रताड़ित नहीं होगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपना ठीक ठीक मूल्यांकन कर पाएं। ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, अपना ठीक ठीक मूल्यांकन कर पाएं। मजेदार बात यह है, सही का रेफरेंस आए बिना मूल्यांकन करने की हमारे पास कोई पैमाना ही नहीं रहता। इसी कारण लोग ये कहने लगे देयर इज नथिंग राइट और नथिंग रॉन्ग। क्यों? क्योंकि जब सही को ही नहीं पहचान पाएंगे तो सही और गलत कुछ होता है, इसका निष्कर्ष भी हम नहीं ले पाते हैं। यहाँ पर मानवीयता ही मानव के लिए सही है, क्योंकि वो मानव में ही, मतलब मेरे में और आप में, मानव बोलना कहीं दूर की चीज़ नहीं है, हम और आप जिस तरह से सुख शांति चाहते हैं वो मानवीयतापूर्ण आचरण से ही आ पाती है, न्याय सम्मत व्यवहार से ही आ पाती है। इसलिए इससे जुड़ा हुआ सारा काम ही है ना, जो लिख रहे हैं, न्याय सम्मत संबंध निर्वाह नीति रीति विधि भेद किए गए व्यवसाय प्रयोग आविष्कार से ही, आविष्कार तथा अनुसंधान और प्रयोजनार्थ से ही इन संपत्तियों का सदुपयोग सिद्ध हुआ है। तो जनबल, धनबल, यशबल का, इन सब चीजों से ही वो सफल होता है तथा सफलता मिली है। अर्थात जन धन एवं यश का उपयोग कौटुंबिक और अखंड समाज समृद्धि के लिए होना चाहिए, ना कि वैयक्तिक। इस प्रकार के न्यायपूर्ण व्यवहार से ही कुटुंब में परस्पर सहयोग, सहकार तथा सहस्तित्व की भावना का विकास संभव है, जिससे परस्परता में विश्वास के प्रति दृढ़ता बनेगी। इस प्रकार अवसरवादी मनोवृत्ति का नाश होगा। तो जब हम अच्छा ये होगा कब? ये तो समझदारी से ही होने वाला है। तो जैसे ही समाज में अधिक लोगों की संख्या, ऐसे जीते हुए लोगों की संख्या बढ़ेगी जो अपने जनबल का, धनबल का, यश बल का अपनी व्यक्तिगत के लिए नहीं बल्कि कौटुंबिक और अखंड समाज के लिए काम करने में प्रयोग करना शुरू करेंगे, उस समय से लोगों में परस्परता में एक ट्रस्ट का लेवल, विश्वास के प्रति उनमें दृढ़ता बनेगी। और लोगों क्योंकि हम एक दूसरे के साथ जीते हैं, यदि समाज में ऐसा जीते हुए लोगों की संख्या बढ़ती है, तब धीरे धीरे ये समझ में आता है कि लोग भी उसको करने के लिए प्रेरणा पाने लगते हैं। यही मानवीय कृत वातावरण की महिमा भी है
और यही दूसरे ढंग से देखेंगे तो आज दबाव भी है, नेगेटिव मानवीयता का प्रभाव माने समाज में मानवीयता स्थापित न होने की वजह से। तो इस तरह से मानवकृत वातावरण का बहुत ही इम्पोर्टेंस यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। न्यायवादी व्यवहार से सामाजिक स्तर पर नैतिक मार्गदर्शन। अब देखिए क्या होता है, न्यायवादी व्यवहार करेंगे तो क्या होगा, सामाजिक स्तर पर नैतिक मार्गदर्शन, वैचारिक समाधान योग्य प्रेरणा तथा व्यापक सत्तानुभूति योग्य अध्ययन से, तो वैचारिक समाधान योग्य प्रेरणा एवं व्यापक सत्तानुभूति योग्य अध्ययन से अर्थ की सुरक्षा तथा सदुपयोगात्मक नीति का उद्घाटन है ना। तो ये अध्ययन से और परस्परता में न्यायवादी व्यवहार से ही ये सब प्रेरणाएं या अपने में इस तरह की प्रवृत्तियां उद्घाटित होती हैं। मानवीयता व अति मानवीयता को बोधगम्य कराने हेतु योग्य अध्यापन और सत्य अनुभूति योग्य समाधान व समृद्धि योग्य कर्म अभ्यास व परंपरा के पालन हेतु निष्ठा के उद्भव व विकास से सामाजिक जीवन की सफलता का मार्ग प्रशस्त। तो मानवीयता और अति मानवीयता को बोधगम्य कराने हेतु अध्यापन है ना, और सत्य अनुभूति योग समाधान और समृद्धि योग कर्म अभ्यास। तो हम समृद्धि योग कर्म अभ्यास भी कर सकें, समाधान पूर्वक व्यवहार भी कर सकें, उसके अनुरूप अध्ययन और अध्यापन भी कर सकें, ऐसे परंपरा के पालन हेतु निष्ठा हो, और इसी के निष्ठा के उद्भव और विकास से सामाजिक जीवन की सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। तो समाज में जो स्थितियाँ घटनी हैं, जैसे जैसे ऐसे जीते हुए लोगों की संख्या बढ़ेगी, ये हम सफलता की ओर बढ़ेंगे। अभी हम समाज में सफलता के आधार को है ना, धन संग्रह को, माने बड़ा अजीब है ना, कौन कितना कंज्यूमरिस्ट है, माने हमारे मापदंड भी देखिए, विकसित देश हम उसको कह रहे हैं जहां पर कैपिटा कंजम्पशन अधिक है। क्या क्या मापदंड हैं, कितना हम कचरा पैदा करते हैं, इससे हम माप रहे हैं कि हम कितने विकसित हैं। कितना पर कैपिटा हम कितनी बिजली कंज्यूम कर लेते हैं, मतलब हम अभी ये मान ही नहीं रहे कि हम कितना प्रोड्यूस करते हैं। माने प्रोडक्शन की महिमा नहीं है, कंज्यूमरिज्म की महिमा है। बिल्कुल उल्टे स्टैंडर्ड हमने सेट किए। एक तो मज़ेदार, अभी हमारी एक राजकोट से है ना मित्र का फ़ोन, उन्होंने मैसेज किया कि भैया ये लॉकडाउन से इकोनॉमिक स्लो डाउन कैसे हो जाएगा, लॉकडाउन तो बढ़िया हो गया। क्यों? क्योंकि इतनी कारें नहीं दौड़ रही है ना, पेट्रोल डीजल का प्रोडक्शन माने कंजम्पशन कम हो गया, लोग उल्टे पुल्टे चीज़ें नहीं खा रहे है ना, तो बहुत सारे है ना काम, हम जो गाड़ियाँ दौड़ती थी, बहुत सारी चीज़ें तो कम हो गई। तो ये क्या चीज़ है भाई, ये तो बढ़िया हो गया, इसमें हम लोग इतने परेशान क्यों हैं, है ना। तो बिल्कुल ठीक है, जितने भी हम जो निरर्थक काम के रुकने से तो बिल्कुल ही फायदा है। लोग बोल ही रहे हैं कि पोल्यूशन कम हो गया है ना, और मैंने दिल्ली में जैसा कभी नहीं देखा गया, या दिल्ली क्या पूरे वर्ल्ड में ना सभी बड़े शहर अपने आप को एक तरह से राहत महसूस कर रहे हैं। लेकिन मैंने जब उनका ध्यान आकर्षण कराया कि लॉकडाउन में समस्या क्या है, कि जो अच्छी गतिविधियां थी वो भी रुक गई हैं, जैसे अध्ययन अध्यापन की गतिविधियां है ना, जैसे जो मानवीय उत्पादन है ना, जैसे खेती है, जैसे कपड़े बनाना है, और भी जो जो ठीक चीज़ें हैं उनका भी रुक गया। इसलिए इसमें असफल मतलब हमें ठीक नहीं है। बट ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो निरर्थक चीज़ें बहुत सारी रुकी हैं, एक्चुअली जो फर्स्ट फेज में होनी ही नहीं चाहिए है ना, इस पर कितना ध्यान जाएगा कि नहीं जाएगा मानव जाति का, अभी तो लगता नहीं है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि घटनाओं से कोई नियम समझ में नहीं आता। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। क्या? घटनाओं से मानव नियम को नहीं पहचानता है, बल्कि नियम स्पष्ट होने से घटना स्पष्ट होती है, जबकि हर घटना किसी न किसी नियम के तहत ही होती है। फिर से मैं रखता हूं इसको, घटनाओं से नियम समझ में नहीं आता, जबकि हर घटनाएं नियम से होती हैं, नियम समझ में आने से घटना एक्सप्लेन होती है। तो अब मानव को मानवीयतापूर्ण नियम की स्पष्टता कराने से ही वो ये देख पाएगा कि हम कहाँ कहाँ है ना अपने आहार में, हमारे जीने के तौर तरीकों में क्या गलती कर रहे हैं है ना, ये स्पष्ट होगा, तब इन घटनाओं को ठीक से समझ पाएगा। अदरवाइज तो एक गलती समझ में समीक्षा होने से यही होता है कि वो दूसरी गलती की ओर चल देता है। बढ़िया। तो न्याय ही विधान
विधान ही व्यवस्था